Hello everyone, this is Aditi Pal, final year student from एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम अपना चैप्टर जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन 15 तक किया था, हमारे पास जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आज हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्रॉम विच प्लांट cannabinoids are obtained? Name any two cannabinoids and which part of the body is affected by consuming these substances? तो तीन डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले कि cannabinoids किस प्लांट से मिलते हैं? So cannabinoids are obtained from the inflorescence of the hemp plant, that is Cannabis sativa. The flower, tops, leaves, and the resin of cannabis plant are used in various combinations to produce its varieties. So cannabinoids जो है inflorescence से मिलते हैं, यानी हमारे पास flower, tops, leaves या resin of the cannabis plant से मिल सकते हैं। तो इसको हेम्प प्लांट भी बोलते हैं जो हमारे पास कैनबिस सटाइवा है। देन उसके बाद हमारे पास हमें टू एग्जाम्पल्स देने हैं कैनाबिनॉइड्स के। सो एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा? तो हमने देखा था चरस, मारिजुआना, गांजा, हशीश। तो हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे पास टू कैनाबिनॉइड्स के। देन व्हाट आर द पार्ट्स अफेक्टेड? सो जो हमने कल भी देखा, हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि जो ब्रेन है दैट इज द प्रिंसिपल लोकेशन ऑफ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, पर वो रिमार्केबली अफेक्ट और इन्फ्लुएंस करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। सो दैट इज अबाउट कैनाबिनॉइड्स कि फ्रॉम विच प्लांट दे आर ऑब्टेन्ड। तो हमने बताया कि कैनबिस सटाइवा से मिलते हैं। नेम करने बोला तो हमारे पास काफी सारे नेम्स हैं, हम कोई भी दो नाम बता सकते हैं। देन हमारे पास जो है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड, तो हमारे पास जो है ब्रेन में होते हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, तो रिमार्केबली अफेक्ट कर सकता है जो है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, in the metropolitan cities of India, many children are suffering from allergy, asthma. What are the main causes of this problem? Give some symptom of allergic reactions. तो अब हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलर्जी का मेन कॉज आपको बताना है एंड उसके बाद आपको बताना है सिम्टम्स एलर्जिक। अगर आपको कोई एलर्जी है तो कैसे सिम्टम्स आपके रहेंगे वो बताना है। सो एलर्जी इज अ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टू स्पेसिफिक एंटीजेंस। सो स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एलर्जी। एंड दीज एलर्जेंस, जो एलर्जेंस जिसके अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एंड एग्जांपल्स इंक्लूड पॉलन, डस्ट एक्सेट्रा। व्हाट आर द प्रीडिस्पोज, तो अब कॉजेस क्या है एलर्जी के? जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है। द ससेप्टेबिलिटी टू एलर्जिक रिएक्शंस कैन बी लार्जली ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिकली अगर आपके फैमिली में एलर्जी इनहेरेंट है तो चांसेस है कि आपको भी एलर्जी होगी। देन रिड्यूस्ड पैथोजन एक्सपोजर, आजकल के चिल्ड्रन को उतना ज्यादा एक्सपोज नहीं किया जाता टू द इन्वायरमेंट, उतना ज्यादा खेलने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता, बहुत साफ सफाई में रखा जाता है। सो उनको कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो फेस करते हैं तो उनको एलर्जी होने लगती है। सो रिड्यूस्ड पैथोजन एक्सपोजर वन कॉज हो सकता है। देन है हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सिटीज में ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कॉजिंग चिल्ड्रन। तो हमारे पास अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो सूट होगा, स्मोक होगा, यानी इन्वायरमेंट बहुत पॉल्यूटेड होगा, तो ज्यादा एक्सपोजर होगा एलर्जेंस को। व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ एलर्जी? सो ये तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स था कि इन सब के प्रेजेंस में आप प्री डिस्पोज हो जाते हैं कि आपको एलर्जी जो है प्रेजेंट होगी। देन व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ एलर्जी? सो अगर हम कंपेयर करें
to rural settings, तो air pollution is much higher in metropolitan cities, और जो presence of dust, smoke and soot in the environment है, इसके वजह से हमारे पास जो एलर्जी है वो ज्यादा देखने को मिलती है। देन कॉजेज हमने देख लिए, अब आते हैं हम सिम्टम्स पे कि क्या सिम्टम्स होंगे आपको अगर आपको एलर्जी है। सो सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज इंक्लूड स्नीजिंग, तो आपको छींक आएगी, रनिंग नोज हो सकता है आपको, रेड वाटरी रेड आईज हो सकती है, देन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। तो और साथ में हमारे पास जो स्किन रिएक्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे हाइव्स, इची स्किन, रैशेस, दे आर द सिम्टम्स ऑफ स्किन एलर्जी। तो अगर आपको स्किन एलर्जी हो रही है तो आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे पास अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या होता है कि जो ये एलर्जेंस हैं जब वो बॉडी में एंटर करते हैं तो ये क्रॉस लिंक करते हैं द इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑन द सरफेस ऑफ द मास्ट सेल्स, एंड दिस रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम द मास्ट सेल्स एंड रिजल्ट्स इन एलर्जिक रिएक्शंस। सो जो एलर्जेंस हैं वो आईजीई के साथ क्रॉस लिंकिंग करते हैं ऑन द मास्ट सेल्स, और जो मास्ट सेल्स है फिर वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है। सो ये जो हिस्टामिन्स हैं वो ही जो है इन्फ्लामेशन करवाते हैं, इन्फ्लामेशन का मेन कॉज करवाते हैं। तो रनिंग नोज हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, वाटरी आईज हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकता है, देन हमारे पास स्किन रिएक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द हिस्टामिन बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द मास्ट सेल्स because of cross linking of IgE with the allergens. So that is about allergy. और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, हाउ डू वैक्सीन्स प्रिवेंट द माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, एंड नेम द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम व्हिच हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले आपको बताना है कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वैक्सीनेशन के, देन वैक्सीन से कैसे हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट होगा, और जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है हम कौन से ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनाते हैं, ये सारा हमें बताना है। सो पहले तो व्हाट इज वैक्सीनेशन। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ एटेन्यूएटेड और वीकेंड पैथोजन or toxoids into the body to confer resistance against those antigens is called vaccination। तो ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एंटीजेंस है या टॉक्सॉइड है, तो आप पैथोजेंस है और टॉक्सॉइड है तो आप उसको वीक बना दे रहे हैं, यानी एटेन्युएट कर रहे हैं या वीकन कर रहे हैं, और उसको इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर। सो इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप होगा उनके अगेंस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। What is the principle of vaccination? So vaccination is based on the property of memory exhibited by the immune system, where the body is able to recognize an antigen that it has previously encountered. So memory होती है अगेंस्ट हमारे पास एंटीजन के अगेंस्ट, हमारे बॉडी के पास जो इम्यूनिटी है वो याद रखता है कि कौन कौन सा एंटीजन उसने फेस किया है। सो बिकॉज ऑफ दिस मेमोरी जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है टू द सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वैक्सीनेशन में हमने एटेन्युएटेड और वीकेंड पैथोजन को एक बार एक्सपोज करा दिया बॉडी को, तो इस पैथोजन से डिजीज तो नहीं होगा क्योंकि ये वीक है, पर हमारा बॉडी इस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, और वो एंटीबॉडीज जो है जो सब्सिक्वेंट एक्सपोजर में हमारे पास ज्यादा इफेक्टिव होंगी, एंड जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा दैट विल ऑल्सो बी क्विक एंड हाइटेंड, यानी ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स भी होगा और अच्छा लेवल का इम्यून रिस्पॉन्स होगा। जब हमें एक्चुअल इन्फेक्शन अगर हमारे पास आता है तो हमारा बॉडी और बेटर तरीके से लड़ पाएगा उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि हमने पहले ही उस इन्फेक्शन को इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन रिसीव कर लिया है। Then what is the mechanism of prevention? So the first contact with an antigen causes the production of effector T cells and B cells. Memory T and B cells are also produced at the same time. तो जो जो हमारा फर्स्ट कांटेक्ट होता है विद एन एंटीजन,
उससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इफेक्टर टी सेल्स एंड टी सेल्स, और जो मेमोरी बी एंड टी सेल्स है वो भी प्रोड्यूस होते हैं। सो ये जो मेमोरी सेल्स एंड एंटीबॉडीज दे स्टे इन द बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम, तो इसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। देन सेकेंड एक्सपोजर, तो ये देखिए आप प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स दिख रहा है थोड़ा कम हो रहा है, पर जो सेकेंड एक्सपोजर होता है टू द एंटीजन, उसमें हमारा बॉडी बहुत ही इफेक्टिवली फाइट करता है और क्विक और हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है, और जो हमारा बॉडी है वो डिजीज, मतलब डिजीज हमारे बॉडी में नहीं होता। इतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स तब हमारा जो हमारा बॉडी है वो दिखाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। सो बेसिक प्रिंसिपल हमने देख लिया। फिर हमने क्या देखा, हमने फिर देखा कि जो वैक्सीन है कैसे प्रिवेंट करती है माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। देन हमारे पास हमने क्या देखा, अ, अब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को आप कौन से ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करेंगे। जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो हम ईस्ट में प्रोड्यूस करते हैं। तो ईस्ट में कैसे करेंगे, थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके हम जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं इन ईस्ट। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, व्हाट इज कैंसर, हाउ इज कैंसर सेल डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल, हाउ डू नॉर्मल सेल्स अटेन कैंसरस नेचर। सो आप पहले बताइए कि कैंसर क्या है, फिर कैंसर बता दिया तो आप कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के बीच का डिफरेंस बताइए। देन आप बताइए कि कैसे जो नॉर्मल सेल्स है वो कैंसरस बन रही हैं। सबसे पहले कैंसर क्या है, तो कैंसर हमारे पास एक डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय एन अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ सेल्स एंड यूजुअली देयर सब्सिक्वेंट इन्वेजन इनटू अदर बॉडी पार्ट्स। तो सबसे पहले क्या होगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होगा, and then a subsequent invasion hoga into other body parts. Now, what is contact inhibition? Contact inhibition is the property exhibited by the normal cells in which they inhibit their growth when they come in contact with other cells. So, contact inhibition क्या होता है कि जब हमारे पास नॉर्मल सेल्स जो हैं इन कांटेक्ट विद अदर सेल्स आते हैं, तो जो उनकी जो उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। यानी जब नॉर्मल सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है, पर कैंसर सेल्स ये कांटेक्ट इनहिबिशन दिखाते ही नहीं है। सो इवन व्हेन दे कम इन कांटेक्ट दे कंटिन्यू टू ग्रो। सो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है कैंसर सेल्स के अंदर। सो ये डिफरेंस है हमारे पास कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स के बीच। Then what are the regulatory mechanisms? So the process of cell division in normal cells has certain checkpoints or regulatory mechanisms, whereas these regulatory mechanisms are lost in cancerous cells. तो आप ही सोचिए कि जो कैंसरस सेल्स होती हैं वहां का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो ही नहीं रहता, कि कोई रेगुलेट ही नहीं कर रहा है ग्रोथ को, तो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो रही है। देन व्हाट अबाउट रिस्पॉन्स टू डेथ सिग्नल्स। तो जो नॉर्मल सेल्स होंगी वो डेथ सिग्नल्स को जो है उसको रिस्पॉन्ड करेगी एंड दे विल अंडरगो अपोप्टोसिस। लेकिन जो कैंसरस सेल्स है वो उनका अपोप्टोसिस भी नहीं होगा, वो कंटिन्यू करते रहेंगी ग्रो करना एंड दे विल नॉट डाई आल्सो। देन मेटास्टासिस। सो जो मेटास्टासिस की प्रॉपर्टी है दैट इज गोइंग एंड इनफिल्ट्रेटिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, वहां पे जाके भी ये प्रोलिफरेट करने लगते हैं, जबकि कैंसरस सेल्स यूजुअली एग्जिबिट मेटास्टासिस। सो हमने देखा कि डिफरेंट कैसे होते हैं। सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता, रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होती, रिस्पॉन्स टू डेथ सिग्नल्स नहीं होता, मेटास्टासिस प्रेजेंट होता है। नाउ अब कैसे जो एक नॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल में बदल जाएगी। सो जो नॉर्मल सेल है इट कंटेन्स जीन्स called proto-oncogenes, which are the inactive genes of oncogenes. Exposure to certain physical, chemical, and biological agents
drive mutations in those genes, transforming them into oncogenes. तो हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें जीन्स होते हैं दैट आर प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो इनएक्टिव होते हैं, तो हमें कुछ तो एक्सपोजर होगा जिससे ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड ऑन्कोजीन्स आर कैंसर कॉजिंग जीन्स, और कलेक्टिवली हम इनको म्यूटाजेंस बोलते हैं। सो एक एक देख के करके देखेंगे हम कि कौन कौन से म्यूटाजेंस हो सकते हैं। सो फिजिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं, यानी फिजिकल म्यूटाजेंस में क्या क्या आ जाएगा, टेम्परेचर एंड रेडिएशन, then ultraviolet rays, gamma rays and x-rays induce mutation by breaking the bonds in DNA structure. So ये physical mutagens हो जाएंगे, जैसे हमारे पास UV rays will cause thymine dimer formation that disturbs DNA and affects DNA replication. Then chemical mutagens में chemical agents आएंगे. So chemical mutagens में include chemicals like nitrous acid that cause oxidative deamination. So इससे क्या होगा, जो हमारे पास A, C और G बेसिस है उनमें उनका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो जाएगा. देन एक्रिडीन्स एंड प्रोफ्लैविन्स ये क्या करेंगे, they will intercalate between DNA bases and interfere with DNA replication. Then base analogs क्या करेंगे, they will cause mispairing and जो DNA sequence है वो altered produce होगा. Then what about biological mutagens? Biological mutagens include viruses that enter host cells, induce mutation and replicate using the cell's machinery. So जो biological mutagens है उसमें oncoviruses आते हैं. They will induce mutation using the cell's machinery. So that is about biological mutagens. So this was question number 19. हमने देखा कि कैंसर कैसे होता है, कैसे कैंसर सेल डिफरेंट होती है नॉर्मल सेल से, और कैसे नॉर्मल सेल्स जो हैं वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 19. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बताना है कि a person shows unusual hypersensitive reactions when exposed to certain substances present in the air. Identify the condition and name the cells responsible for such reactions. What precautions should be taken to avoid such reactions? तो सबसे पहले तो कि एक पर्सन अनयूजुअल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दिखा रहा है, तो हमने देखा कि अनयूजुअल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जब दिखाता है तो उसको हम एलर्जी बोलते हैं. तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये एलर्जी का केस है, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि एलर्जी की क्या डेफिनेशन होती है, एलर्जी कैसे हो सकता है. देन क्या हमें पूछ रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एलर्जी है, एंड दिस इज द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अ पर्सन टू सम फॉरेन सब्सटेंस कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद और एंटरिंग द बॉडी. ठीक है. सो एलर्जी क्या होता है, एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स होता है ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, and these substances against which such immune response is produced are called allergens. So allergens क्या क्या होते हैं कॉमन, माइट्स हो सकता है, डस्ट हो सकता है, पॉलन हो सकता है. और जो allergens है, sensitivities to allergens, ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकती है, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, सबको एलर्जीज भी होंगी तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स में होंगी. देन तो हमारे पास कंडीशन का क्या नाम है, एलर्जी. नाउ अब हमें बताना है कौन सी सेल्स जो है रिस्पॉन्सिबल होती है. तो हमने देखा था कि मास्ट सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो क्या रिलीज करती हैं, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. सो जब एलर्जेंस बॉडी के इनसाइड आते हैं, सो दे विल क्रॉस लिंक द आईजीई ऑन द सरफेस ऑफ द मास्ट सेल्स, एंड इससे क्या होता है, हिस्टामिन एंड अदर केमिकल्स रिलीज होते हैं एंड रिजल्ट्स इन एलर्जिक रिएक्शंस. So because of release of histamine and other chemicals, there is allergic reaction. So the cells which are responsible for this condition are mast cells. Then comes what precautions can we take? So precautions में हम क्या कर सकते हैं कि हम आइडेंटिफाई करना है हमको एलर्जन को, तभी हम क्या करेंगे, उससे एक्सपोजर को प्रिवेंट करेंगे. तो हम प्रिवेंट करेंगे और फिर हम ट्रीट भी कर सकते हैं अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं.
या फिर किस चीज से एलर्जी हो रही है. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलर्जन कैन बी डन with a skin prick test where various allergens are introduced into the skin in the form of droplets. So हम allergens को introduce करते हैं various allergens को, then छोटे छोटे से अमाउंट में, then हम हिस्टामिन और नेगेटिव कंट्रोल भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर हम 1 घंटे के बाद पेशेंट की स्किन को चेक करते हैं फॉर एनी एलर्जिक रिएक्शन. सो अगर रिएक्शन पॉजिटिव आता है तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट इज एलर्जिक टू दैट एलर्जन. सो वी कैन टेक प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन्स लाइक एड्रेनलिन, एंटीहिस्टामिन्स एंड स्टेरॉइड्स टू प्रिवेंट सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, क्योंकि ये जो है एंटीहिस्टामिनिक होते हैं एंड रिड्यूस करते हैं इसका इफेक्ट. तो हमें तुरंत ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एलर्जी की वजह से जो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसकी वजह से तुरंत डेथ भी हो सकती है पेशेंट की. तो मेडिकेशंस लेना बहुत जरूरी है. सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 20. देन क्वेश्चन नंबर 21, फॉर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट it is an advantage to have identical twin. Why? So जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो अगर अच्छा होगा अगर हम आइडेंटिकल ट्विन को लेते हैं एज एन ऑर्गन डोनर. तो ऐसा क्यों है? So हमारे पास organ transplantation is a procedure where an organ from one body is placed in another body. तो ये organ transplantation हो गया. तो हम क्यों करेंगे? अगर organ नहीं है हमारे पास या फिर डैमेज हो रहा है तो हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा विथ अ न्यू ऑर्गन. सो क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को? तो टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग. सो टिश्यू मैचिंग हम किस बेसिस पे करते हैं? So जो हमारी बॉडी है it can differentiate between self and non-self tissues due to the presence of HLA, that is human leukocyte antigen, and these molecules are present on tissues and they need to match the donor to prevent graft rejection. तो अगर हमें prevent करना है graft rejection तो हमें HLA मैचिंग करनी पड़ेगी, और HLA मैचिंग के हिसाब से हम टिश्यू मैचिंग करते हैं. Then next is blood group matching. So blood groups of the donor and the recipient must match. तो जो blood group है वो तो must match होना चाहिए. Then what is the consequence of graft rejection? So if the donor and the recipient are not matched correctly, then the consequence of graft rejection is adverse, resulting in organ failure. So अगर आपने सही से मैचिंग नहीं की है डोनर और रेसिपिएंट की, तो जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है वो रिएक्शन बहुत ही एडवर्स होगा और इट कैन रिजल्ट इन ऑर्गन फेलियर. सो जो एबिलिटी होगी बॉडी की टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट इज ड्यू टू सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. सो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन आसानी से होगा अगर हम सही से मैचिंग नहीं करते. सो जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं. सो उनका सेम ब्लड ग्रुप होगा और टिश्यू एंटीजेंस होगा. सो इससे क्या हो रहा है, जो चांसेस हैं रिजेक्शन के दैट आर बिकमिंग नेग्लिजिबल, क्योंकि हमारा HLA सारा मैच हो चुका है, ब्लड ग्रुप सेम ही है. सो आइडेंटिकल ट्विन्स में चांसेस ऑफ रिजेक्शन जो है वो बहुत कम होते हैं. सो एडवांटेज होगा अगर हम आइडेंटिकल ट्विन के साथ जो का ग्राफ जो है वो लेते हैं. तो देन क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, व्हाट आर लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड हाउ आर दे कॉज्ड, और हमें नेम करना है एनी 2 सच डिजीजेस. तो लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होती हैं? सो लाइफस्टाइल डिजीजेस आर द डिजीजेस व्हिच आर रिलेटेड टू डेली हैबिट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. सो जो आपकी डेली हैबिट्स से रिलेटेड हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं. अब रीजंस क्या होते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस के बिहाइंड? सो जो रीजंस बिहाइंड लाइफस्टाइल डिजीजेस दे आर एज फॉलोज. या तो आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, या तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, फिर आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, देन लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप है, आपकी नींद अच्छे से नहीं हो रही है, देन एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स अंडर स्ट्रेस. स्ट्रेस में आके आप ज्यादा अल्कोहल एंड ड्रग्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, और साथ में आपके पास एसोसिएटेड डिजीजेस हो सकती हैं जो कि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज. सो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं
ये डिपेंड करती है कि आपका रोजमर्रा का लाइफस्टाइल कैसा है। सो डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन जेनेटिकली भी इनहेरिटेड है। तो ये जो है लाइफस्टाइल डिजीजेस है, यानी इन या तो इन फैक्टर्स की वजह से आपको होंगी, या आपको पहले से ही कुछ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज होगा, और साथ में ये सब भी आप फॉलो कर रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सो नहीं रहे हैं ठीक से, तो तो इससे जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है, यानी डे टू डे लाइफ में आपको जो डिजीजेस हो सकती हैं, उनका चांस जो है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। तो हमारे पास लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होती हैं, हाउ आर दे कॉज, तो इन रीजंस की वजह से हो सकती हैं। और हमने 2 लाइफस्टाइल डिजीजेस को नेम किया, दैट इज डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सो इफ देयर आर 2 pathogenic viruses, one with DNA and the other with RNA, which would mutate faster and why? तो आपको 2 वायरसेस मैंने दिए, एक के पास डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल है, दूसरे के पास आरएनए है। तो आपको क्या लगता है कौन सा जल्दी म्यूटेट करेगा और क्यों? सो जो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, सो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इट इज डबल स्ट्रैंडेड एंड हेंस इट इज स्टेबल, जबकि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड हेंस इट इज रिलेटिवली अनस्टेबल। सो डीएनए जो है वो स्टेबल होता है, जबकि आरएनए इज अनस्टेबल। और जब म्यूटेशन होता है, सो म्यूटेशन इज द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच कंप्राइज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोटाइड्स में, उनमें अगर चेंज होता है तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। और म्यूटेशन कहाँ होता है, इट अकर्स इन मैक्रोमोलेक्यूल्स व्हिच आर रिलेटिवली अनस्टेबल। तो हमें पता है कि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से अनस्टेबल है, और जो चीज अनस्टेबल होती है उसमें म्यूटेशन होने का चांसेस ज्यादा है। सो विच कौन सा म्यूटेट, जो अनस्टेबल है वही तो म्यूटेट करेगा। सो जो पैथोजेनिक वायरसेस होते हैं विद आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, they will mutate faster as compared to the one having DNA as genetic material, क्योंकि वो तो खुद अनस्टेबल है, वो एक फॉर्म में ज्यादा देर तक रह ही नहीं पाएगा। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑफ हमारे पास इंस्टेबिलिटी। सो जो हमारा अनस्टेबल चीज है दैट इज आरएनए, वो ज्यादा जल्दी जल्दी हमारा म्यूटेट करेगा। एंड वाई हमने देख लिया, क्योंकि अनस्टेबल है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड जो है आरएनए। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। सो अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, रिप्रेजेंट स्कीमेटिकली द लाइफ साइकिल ऑफ अ मलेरियल पैरासाइट। तो हमें मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बताना है। सो जो प्लाज्मोडियम है इट इज अ डायजेनेटिक पैरासाइट। इसका मतलब इसके 2 होस्ट होते हैं, मैन एंड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो जो एसेक्सुअल फेज होता है दैट अकर्स इन मैन, जबकि जो सेक्सुअल फेज होता है दैट अकर्स इन द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब हमको देखना है कि मैन में क्या होता है और फीमेल एनोफिलिस में क्या होता है। So man will get infected when female Anopheles bites to take the blood meal, and the infectious stage is called sporozoite. तो जब फीमेल एनोफिलिस मैन को काटेगा तो स्पोरोजोइट्स एंटर करेंगे into the blood and they will go to the liver cells where they multiply asexually, and after release from the liver cells they enter RBCs where gametocytes are formed. सो लीवर सेल्स में वो उन्होंने मल्टीप्लाई किया एसेक्सुअली, फिर वो चले गए आरबीसीज के पास और वहां पे गैमेटोसाइट्स बनते हैं, एंड द रप्चरिंग ऑफ आरबीसीज टू रिलीज गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स हीमोजोइन व्हिच कॉजेस फीवर। तो जो रप्चर होता है आरबीसीज का, जिसके बाद हमारे पास जो गैमेटोसाइट्स रिलीज होते हैं, उससे क्या होता है, दैट लीड्स टू फीवर। नाउ जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है उसमें क्या हो रहा है, so female anopheles mosquito takes the gametocytes along with the blood meal. So gametocytes अब गए फीमेल एनोफिलिस में, वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ स्टमक ऑफ द मॉस्किटो में, जिससे जाइगोट बना,
देन जो जाइगोट है उसने ookinete बनाया जो पियर्स करेगा वॉल ऑफ द स्टमक एंड चेंजेस इनटू oocyst. This infectious sporozoite is present in the oocyst, which is released and enters the salivary glands of the mosquito. So infectious sporozoite जो oocyst के अंदर present होता है वो रिलीज होता है and it enters the salivary glands of the mosquito. और जब मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है इन्फेक्शियस स्पोरोजोइट्स ऑफ फॉर्म, तो फिर से हमारे पास स्पोरोजोइट्स फॉर्म होते हैं. सो क्या होता है कि स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड इन ह्यूमन ब्लड विद द बाइट ऑफ अ फीमेल एनाफिलिस. फिर वो लिवर को जाएंगे एंड ब्लड को जाएंगे एंड दे विल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. लिवर सेल्स जो है वो बर्स्ट करेंगे. देन जो हमारे पास गैमेटोसाइट्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स के पास जाएंगे एंड देन रेड ब्लड सेल्स जो बर्स्ट करके गैमेटोसाइट्स रिलीज करेंगे. उससे क्या होगा, हमारे पास हीमोजोइन का रिलीज होगा विच इज अ टॉक्सिन एंड उसी से हमारा जो फीवर है विच चिल्स होता है उसी के वजह से होगा. अब एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो विल टेक अप द गैमेटोसाइट्स. जब वो फिर से काटेगी इंसान को, देन fertilization and development of sporozoite will take place in the female Anopheles mosquito के gut के अंदर. और जो mature sporozoite होगा it will go from gut to the salivary gland. और फिर से जब ये फीमेल एनाफिलिस किसी इंसान को काटेगी तो फिर से हमारे पास जो स्पोरोजोइट है वो रिलीज हो जाएंगे. सो ये साइकिल कंटिन्यू करेगा और ऐसे जो है हमारा प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट जो है वो एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कंपेयर द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन द अर्बन एरियाज विद दोज ऑफ द रूरल एरियाज एंड ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ लाइफस्टाइल अफेक्ट्स देयर हेल्थ. तो आप कंपेयर करिए लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनके साथ जो हमारे पास रूरल एरियाज में रहते हैं. एंड आप फिर ये बताइए कि लाइफस्टाइल का हेल्थ पे क्या अफेक्ट होता है. सो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है दैट इज रैपिड इन अर्बन एरियाज व्हाइल इट इज एब्सेंट इन रूरल एरियाज. सो अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो प्रेजेंट है जबकि रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है. अगर हम बात करें सैनिटरी कंडीशंस की तो रूरल एरियाज में the drainage system may not be effective resulting in poor sanitary conditions, जबकि urban areas में drainage system is usually done well. So sanitary conditions जाहिर सी बात है rural areas में उतनी अच्छी नहीं होती हैं जितना हमारी urban areas में sanitary conditions, drainage system ये सब अच्छा रहता है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारे पास अर्बन एरियाज में. देन अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सो रूरल एरियाज में जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो यूजुअली अवेलेबल नहीं रहता क्योंकि कॉन्टैमिनेट हो जाता है. हमारा ओपन वाटर सोर्सेज रहते हैं मोस्टली एंड वो कॉन्टैमिनेट हो जाते हैं. सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. जबकि अर्बन एरियाज में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल रहता है इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. फिर हम बात करें लाइफस्टाइल की तो रूरल एरियाज में क्योंकि एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन द लाइफस्टाइल इज एक्टिव, जबकि अर्बन एरियाज में वर्क यूजुअली इनकरेजेस अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. सो अर्बन एरियाज में मोस्टली लोग बैठ के काम करते हैं जबकि रूरल एरियाज में एक्टिव लाइफस्टाइल रहता है. लोग खुद काम पे जाते हैं और दिन भर काम करते हैं. देन अगर हम बात करें पॉल्यूशन लेवल्स की, सो जो रूरल एरियाज हैं उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम है तो पॉल्यूशन लेवल्स भी क्या होगा, कम होगा. जबकि अर्बन एरियाज में जो पॉल्यूशन लेवल्स है दे आर हाई ड्यू टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो हमारे पास जो पॉल्यूशन लेवल्स है वो भी हमारा ज्यादा होगा. देन हमारे पास इस लाइफस्टाइल का क्या इफेक्ट होता है, इस इन सब चीजों का क्या इफेक्ट होता है ऑन हेल्थ. सो पीपल लिविंग इन द अर्बन एरियाज आर मोर प्रोन टू एलर्जीज. तो क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा है हमारे पास, जो एलर्जेंस प्रेजेंट है इन द इन्वायरमेंट वो ज्यादा है. सो जो अर्बन एरियाज में एलर्जीज होने का चांसेस जो है वो ज्यादा है एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस होने का भी चांसेस ज्यादा है. जबकि रूरल एरियाज में people are prone to waterborne diseases
ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस। तो प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस नहीं होने की वजह से जो रूरल एरिया के लोग हैं वो ज्यादा प्रोन हैं फॉर फॉर हैविंग वाटर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Why do some adolescents start taking drugs? How can this be avoided? So हमने कॉमनली इनकाउंटर किया है कि एडोलेसेंट्स जो हैं वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और हम कैसे इस सिचुएशन को अवॉइड करें? सो जब हम एडोलेसेंसी की बात करें और ड्रग अब्यूज की बात कर रहे हैं, सो एडोलेसेंस इज द एज व्हेन देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। तो आप चाइल्डहुड के से अडल्टहुड के ट्रांजिशन को आप एडोलेसेंस कह सकते हैं। So there are a number of physiological and psychological changes occurring at this stage. तो अगर आप इस स्टेज की बात करें तो जो बच्चा है उसके साथ कई सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो पीयर प्रेशर हो सकता है, सो द नीड टू डू समथिंग अमेजिंग एंड सब्सिक्वेंट मीडिया प्रोपेगेशन ऑफ द सेम। सो हम ऐसा पोर्ट्रे करते हैं लोग कि ड्रग्स लेना और ड्रग अब्यूज ये कुछ अमेजिंग है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एंड मीडिया पे भी ऐसा ही प्रोपागेशन होता है कि इट इज कूल टू टेक ड्रग्स। सो इस पीयर प्रेशर में आके हो सकता है एडोलेसेंट्स जो है वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दें। देन डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, पीयर प्रेशर तो एक कंपोनेंट था, पर अगर एडोलेसेंट डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन बहुत परेशान है, एंशियस है, एकेडमिक कॉजेज है एंड अदर स्ट्रेसेस है जो हमारे पास यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहा है, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स है तो यंगस्टर्स परेशान है, सो वो एस्केप करने के लिए ड्रग अब्यूज की तरफ जा सकते हैं। देन ये सब तो ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन, कुछ नई चीज, कुछ इनहेरेंट क्यूरियोसिटी है एंड देयर इज अ नीड फॉर एडवेंचर एक्सपेरिमेंटेशन among the youngsters and leads to substance abuse. So what are the preventive measures? हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसको? सो वी कैन एजुकेट कर सकते हैं। सो दे शुड बी appropriately educated about the various drugs and effects of misuse. सो जो वेरियस ड्रग्स होते हैं और उनका मिसयूज करके जो इफेक्ट्स हो सकता है वो इनको पता रहना चाहिए। देन फैमिली सपोर्ट, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको काउंसल करना चाहिए। अगर हमारा जो एडोलेसेंट है वो ड्रग अब्यूज कर रहा है तो उनके फैमिली मेंबर्स को काउंसलिंग करनी चाहिए कि आप जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या रीजन है और उस चाइल्ड पे आप अनड्यू प्रेशर ना डालें और ओपनली कम्युनिकेट करें अमंग द फैमिली मेंबर्स। देन काउंसलिंग एंड सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। तो हम यंगस्टर की जो हमारा एडोलेसेंट है उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। उसको हम हेल्प कर सकें फॉर इन एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम्स दैट ही हैज इंस्टेड ऑफ चूजिंग अनदर वे ऑफ एस्केपिंग देम। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये जो हमारे पास एडोलेसेंट्स हैं उनको ड्रग्स लेने से। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। In your locality, a person is addicted to alcohol. What kind of behavioral changes do you observe in that person? Suggest measures to overcome the problem. So एक person है मेरे लोकेलिटी में, वो उसको एडिक्शन है अल्कोहल का। सो बिहेवियरल चेंजेस उस पर्सन में क्या क्या मुझे देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैंने जब बिहेवियरल चेंजेस बता दिए तो मुझे ये बताना है कि मैं कैसे ओवरकम करूं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले कि पेशेंट अगर एडिक्टेड है अल्कोहल को तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो विड्रॉवल सिम्टम्स। अगर उसे अल्कोहल नहीं मिलता कुछ टाइम के लिए तो उसको विड्रॉवल सिम्टम्स होने लगेंगे, जिसके वजह से उसको सीजर्स आ सकते हैं, फिट्स आ सकते हैं। देन हमारे पास आइसोलेशन एंड डिप्रेशन। अगर उसे अल्कोहल नहीं मिला तो खुद को आइसोलेट कर लेगा, डिप्रेस हो जाएगा। और ये सब तो फिर भी ठीक है, अगर कुछ लोग तो एग्रेसिव हो जाते हैं एंड रिबेलियस बिहेवियर्स की उनका सिर्फ एक मोटिव होता है, वो कुछ भी नहीं सोचते, उनका सिर्फ एक मोटिव होता है कि उनको कैसे भी अल्कोहल मिलना चाहिए। नाउ ये दोनों चीज की अगर होंगी तो ऑब्वियसली
हमारे पास जो रिलेशनशिप्स हैं वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वो डिटेरियोरेट करेंगी, वो खराब होंगी, क्योंकि फैमिली मेंबर्स तो हमारा भला चाहते हैं, और अगर कोई अल्कोहल को एडिक्ट होके ऐसे बिहेव करने लगेगा तो रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली खराब होंगी। देन जो पहले इंटरेस्ट रहता था हॉबीज में वो चला जाएगा बिकॉज ऑफ अल्कोहल एडिक्शन। देन ऑल्टर्ड स्लीपिंग एंड ईटिंग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। पेशेंट जो हमारे पास जिसको अल्कोहल की आदत होती है वो सुबह से शाम तक यही चाहता है कि वो अल्कोहल पिए, वो ना तो खाना खाएगा ना ठीक से सोएगा, दिन में उसको नींद आएगी, रात रात भर जगा रहेगा। देन फ्लक्चुएशंस इन वेट देखने को मिल सकते हैं, खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ सिर्फ अल्कोहल पी रहा है तो वेट कम होगा, माल न्यूट्रिशन होगा। देन मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, सारा पैसा जो है वो अल्कोहल में जा रहा है तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, मेंटली तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रेस है, दैट इज द फर्स्ट रीजन कि उसने अल्कोहल लेना शुरू ही किया है। सो दैट वाज अबाउट बिहेवियरल चेंजेस। अब आप इसको ओवरकम कैसे करेंगे? सो मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू ओवरकम द प्रॉब्लम आर, पहला तो एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट ही शी और दे हैव अ प्रॉब्लम सो दैट एप्रोप्रिएट मेडिकल इंटरवेंशन कैन बी डन। सो जो अल्कोहल ले रहा है पर्सन उसको पहले आप एक्सेप्ट तो कराओ कि आपको आपको ये प्रॉब्लम है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है आपकी एडिक्शन, तभी तो वो जो है ट्रीटमेंट और मेडिकल इंटरवेंशन के लिए तैयार होगा। देन आप उसको काउंसिल करो, द पर्सन मस्ट बी काउंसल्ड सो दैट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी फाउंड आउट। हम डॉक्टर हैं तो हमें रूट कॉज को फाइंड आउट करना है ताकि ये जो चीज है वो बार बार कंटिन्यू ना हो। ठीक है। देन फैमिली एंड फ्रेंड सपोर्ट, तो हमें फैमिली एंड फ्रेंड्स को इनकरेज करना है कि उस पर्सन को सपोर्ट करे कि उसका जो अल्कोहल का एडिक्शन है वो जो है छूट पाए। सो फैमिलीज और फ्रेंड्स जो है दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर उस पेशेंट को जो हमारे पास अल्कोहल है वो छोड़ना है। So that was about question number 4. Now we come to question number 5. What are the methods of cancer detection? Describe the common approaches for the treatment of cancer. तो पहले तो आप बताइए कि कैंसर डिटेक्शन के मेथड्स क्या हैं, उसके बाद आप बताइए कि ट्रीट कैसे करते हैं आप कैंसर को। सो जब हम कैंसर डिटेक्शन की बात करते हैं कई सारे मेथड हो सकते हैं, बायोप्सी, रेडियोग्राफी, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, एलाइजा एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। तो हमें शॉर्ट में सबके बारे में पता होना चाहिए। तो बायोप्सी यानी कि थोड़ा सा कट करिए आप पीस ऑफ द टिश्यू और उसको आप क्या करिए, स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए और देखिए कि क्या कैंसरस सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हुआ बायोप्सी। देन रेडियोग्राफी में आप रेडिएशंस का यूज करिए, जैसे कि हमारे पास आप एक्सरे यूज कर सकते हैं, सीटी स्कैन यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक रेडिएशंस एमआरआई यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट इंटरनल कैंसर्स। सो आप या तो बायोप्सी ले लीजिए, आप टिश्यू को ही निकाल के देख लीजिए, या आप रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे का यूज करिए। देन थर्ड इज ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। सो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट से आप ल्यूकेमियास को जो है वो पहचान सकते हैं। देन एलाइसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे से आप एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं जो ट्यूमर प्रोटीन्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रही हैं। सो दैट इज एलाइजा। देन जो हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स हैं वो उससे हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ जीन्स दैट मे प्री डिस्पोज द इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर्स। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का जीन अगर आपके अंदर है तो आप प्री डिस्पोज हैं कैंसर के लिए, तो उससे हम क्या करेंगे, उससे उसके बाद हम आपको बोलेंगे कि इस कार्सिनोजन से दूर रहिए ताकि आपको ब्रेस्ट कैंसर ना हो। सो देन टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर कैंसर? सो हम क्या कर सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। तो व्हाट इज कीमोथेरेपी? कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स को अगर हम यूज करें जो हमारे कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं तो ये हो जाएगा कीमोथेरेपी। एंड इसका साइड इफेक्ट्स होता है लाइक लॉस ऑफ हेयर। हम देखते हैं कि कैंसर पेशेंट्स मोस्टली टकले हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रिसीविंग कीमोथेरेपी। देन रेडियोथेरेपी में क्या करेंगे, हाई एनर्जी गामा रेस का यूज करेंगे टू किल कैंसरस सेल्स।
सो गामा रेडिएशन के हेल्प से कैंसर सेल्स को मारने के लिए हम रेडियोथेरेपी उसका नाम देते हैं। देन नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर दो, यानी आप ट्यूमर को ही हटा दीजिए विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग सेल्स। देन सर्जरी भी अगर काम नहीं आई तो इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी तो मोस्ट मोस्ट कॉमन मेथड होता है फॉर ऑफ रिमूविंग द ट्यूमर, पर आप ही सोचिए अगर आपने एक भी कैंसर सेल को अंदर छोड़ दिया तो वो फिर से जो है रिकरेंस हो सकता है। तो हमारे पास इम्यूनोथेरेपी क्या है, इम्यूनोथेरेपी हेल्प्स इन फाइटिंग द कैंसर सेल्स, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो तो काम नहीं कर पा रहा है कैंसर सेल्स के अगेंस्ट, तो हम क्या करेंगे, उसको सप्लीमेंट करेंगे। तो इम्यूनोथेरेपी हम दे सकते हैं हेल्पिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैंसर सेल्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ड्रग्स लाइक LSD, barbiturates, amphetamines, etc. are used as medicines to help patients with mental illnesses. However, excessive doses and abusive usage are harmful. Enumerate the major adverse effects of such drugs in humans. तो हम जो ड्रग्स होते हैं जैसे कि LSD हो गया, बार्बिट्यूरेट्स हो गया, एम्फेटामीन्स हो गया, उनको हम यूज करते हैं फॉर मेडिसिन। ठीक है, तो जिन पेशेंट्स को मेंटल इलनेसेस होती है उनमें हम मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। अगर एक्सेसिव डोज हो गया इनका तो मेजर एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमें क्या एन्यूमरेट करना है उन मेजर एडवर्स इफेक्ट्स को। सो LSD is lysergic acid diethylamine, is used as an antidepressant, overdose of which leads to psychosis. Chromosomal and fetal abnormalities are also associated with it. तो जो LSD है, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइन, उसको हम एक एंटी डिप्रेसेंट की तरह यूज करते हैं, और अगर इसका ओवरडोज हो गया तो इससे साइकोसिस हो सकता है, एंड ऑल्सो क्रोमोसोमल एंड फीटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है अगर प्रेग्नेंट वुमन में यूज हुआ कर रहे हैं हम। सो दैट इज अबाउट LSD। अगर हम बार्बिट्यूरेट्स की बात करें, सो जो बार्बिट्यूरेट्स हैं दे आर यूज्ड एज CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स, तो हम इसको CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स के फॉर्म में यूज करते हैं, एंड दे आर यूज्ड टू रिड्यूस एंजाइटी एंड induce sleep. However, continuous use of barbiturates results in irreversible brain damage. So अगर आप continuously barbiturates को use करेंगे तो irreversible brain damage हो सकता है, and sudden withdrawal may cause epilepsy. Sudden withdrawal से epilepsy भी हो सकता है. Then amphetamines, continuous misuse of amphetamines causes psychosis, triggering feelings of hallucinations and paranoia. So अगर आप कंटिन्यूस मिसयूज करते हैं एम्फेटामीन्स का तो आपको साइकोसिस हो सकता है, जिससे जो है आपको हैल्यूसिनेशंस हो सकते हैं, पैरानॉइड फीचर्स आ सकते हैं। सो दैट इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस यूज ऑफ एम्फेटामीन्स। तो हमने देखा कि तीनों का हमने देख लिया, LSD का देख लिया कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, साइकोसिस हो सकता है, फीटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। देन बार्बिट्यूरेट्स का देखा कि ज्यादा यूज करने पर इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो सकता है, सडन विड्रॉल से एपिलेप्सी भी हो सकती है। देन एम्फेटामीन्स का कंटिन्यूअस यूज की वजह से हैल्यूसिनेशंस एंड पैरानॉइड बिहेवियर हो सकता है। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, व्हाट इज पल्स पोलियो प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज OPV एंड व्हाई इज दैट इंडिया इज येट टू इरेडिकेट पोलियो। तो आपको सबसे पहले बताना है पल्स पोलियो प्रोग्राम क्या है। सो पल्स पोलियो प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव टू एबॉलिश पोलियोमाइलिटिस फ्रॉम इंडिया सिंस 1995 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो पोलियोमाइलिटिस को अबॉलिश करने के लिए है। सो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 को हम ओरल इम्यूनाइजेशन देते हैं, एंड इन दिस प्रोग्राम 2 डोजेस आर गिवन 2 to 4 वीक्स अपार्ट। तो जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है उसमें हम सारे बच्चों को जो 5 साल से कम है उनको ओरली इम्यूनाइज करते हैं, एंड 2 डोजेस आर गिवन 2 to 4 वीक्स अपार्ट। तो इसमें हम क्या कौन सी वैक्सीन देते हैं, तो ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं, which is an attenuated vaccine and it is produced by weakening the strains of the pathogens. So they produce an immune response but cannot cause the actual disease. So ये oral polio vaccine जो है attenuated है,
एंड इससे इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, पर एक्चुअल डिजीज जो है वो नहीं होगा। देन व्हाट अबाउट इरेडिकेशन? अभी तक इंडिया ने पोलियो को इरेडिकेट क्यों नहीं कर पाया है इंडिया? सो द पोलियो वायरस इट स्प्रेड्स थ्रू फीको ओरल रूट एंड थ्रू हाउस फ्लाइज दैट ब्रीड ड्यू टू अनसैनिटरी कंडीशंस। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं इंडिया में दे आर दैट आर येट टू इरेडिकेट पोलियो as the sanitary conditions are poor. Besides, awareness is a problem in extremely backward areas. एक्सट्रीमली बैकवर्ड एरियाज को अवेयरनेस ही नहीं है पोलियो डिजीज के बारे में, कोई भी डिजीज के बारे में, कैसे फैलता है, क्या होता है, कुछ भी अवेयरनेस नहीं है। So although the WHO has declared India to be polio free, still some random cases have been reported. यानी इरेडिकेट तो नहीं हुआ है, आप कुछ भी कहो अभी तक, क्योंकि सैनिटरी कंडीशंस ही नहीं है कुछ प्लेसेस में, और अगर है भी तो पीपल को नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सो भले ही डब्ल्यूएचओ ने ऐसा बोला है कि इंडिया तो पोलियो फ्री हो चुका है, लेकिन कुछ रैंडम केसेस जो हैं अभी भी मिलते हैं देखने को। सो इंडिया इज येट टू इरेडिकेट पोलियो। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8। हमें बताना है कि व्हाट आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स। हमें 2 एग्जांपल्स देने हैं और एडवांटेज बताना है। So what are recombinant DNA vaccines? And सबसे पहले what is recombinant DNA? So the vaccines which are produced through recombinant DNA technology, they are called recombinant DNA vaccines. और हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे recombinant DNA vaccine? So recombinant DNA is formed by introducing a foreign DNA containing the gene of choice into the plasmid. तो हमारे पास फॉरेन डीएनए होगा जिसमें जीन ऑफ चॉइस होगा हमारा, और हम उसको प्लाज्मिड के अंदर जो है डालेंगे, और ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द माइक्रोब वेयर इट रेप्लिकेट्स। सो इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में जो हमारा चॉइस ऑफ जीन है इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द माइक्रोब। उसके बाद जो जीन है इट विल कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन प्रोटीन इन द माइक्रोब विच इज देन प्योरिफाइड। तो ये जो जीन होगा उससे क्या होगा, एंटीजन प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा जिस माइक्रोब में हमने अटैच किया है, और उसके बाद हम प्योरीफाई करेंगे उसको। सो इस प्रिपरेशन को हम फिर यूज करेंगे एज वैक्सीन्स आफ्टर अप्रोप्रिएट क्लिनिकल ट्रायल। तो अप्रोप्रिएट क्लिनिकल ट्रायल के बाद हम इस प्रिपरेशन को एज अ वैक्सीन यूज कर सकते हैं। सो ये हेपेटाइटिस बी वायरस था, इसमें से हमने एंटीजन ले लिया विच इनकोड्स फॉर द जीन, और हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया प्लाज्मिड में इंसर्ट करके। फिर हमने इसको ईस्ट सेल के अंदर डाल दिया। तो ईस्ट सेल के अंदर डालने से क्या हुआ, अब जो ये है ईस्ट सेल के अंदर जो है प्रोलिफरेट कर सकता है। यहाँ से हमको हेपेटाइटिस बी एंटीजन मिल गया, और हमने क्या कर दिया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बना ली इस एंटीजन को प्रोड्यूस करवा के, और हमने वैक्सीन बना ली। सो अगर हम एग्जाम्पल्स अगर हमको देने हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स की, सो एक तो हेपेटाइटिस बी हो गया दैट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। देन हो गया नेक्स्ट हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज आल्सो अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल्स हो गए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड ह्यूमन पैपिलोमा दैट इज एचपीवी वायरस वैक्सीन। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस? आपने ठीक है आपने क्यों यूज किया, आप किसी और मेथड से भी तो बना सकते हैं वैक्सीन, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज क्यों कर रहे हैं, क्या एडवांटेज है? तो कॉस्ट इफेक्टिव है पहले तो, देन दोनों ही इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, दोनों टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। देन हमारे पास सिंस द चांसेस ऑफ कंटामिनेशन आर लेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन द वैक्सीन इज स्पेसिफिक एंड साइड इफेक्ट्स आर लेस। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंटामिनेशन का चांसेस बहुत कम है, प्लाज्मिड को अंदर भेज रहे हैं हम, देन एंटीजन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं। सो जो वैक्सीन बनेगी दैट विल बी स्पेसिफिक, और जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो लेस होंगे। Then the manufacture of such vaccines is faster and each vial contains a uniform composition of the vaccine. तो जो ये वैक्सीन्स होती हैं जिनको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करते हैं, इनका मैन्युफैक्चर प्रोसेस जो है वो फास्टर होता है, और हर वायल में एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है वैक्सीन का। यानी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है तो हर वायल जो है
यानी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। सो हमने देख लिया कि क्या होती हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स, एग्जांपल्स दे दिए, एडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। सो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही जो नॉलेज हमें होनी चाहिए कैंसर के बारे में, ड्रग्स के बारे में, पल्स पोलियो के बारे में, जो नेसेसरी अवेयरनेस है, नॉलेज है, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है, तो वो सब हमें पता होनी चाहिए। मलेरिया के बारे में पता होना चाहिए, ग्राफ्ट रिजेक्शन, लाइफस्टाइल डिजीजेस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, फिर हमारे पास एडोलेसेंट ड्रग्स क्यों लेना स्टार्ट करते हैं। सो ये सब हमें पता रहना चाहिए, ना तो सिर्फ अभी के लिए पर हमेशा ही ये हमारे काम आएगा। सो ये चैप्टर जो है बहुत ही रिलेटेबल है और इसी वजह से इजी भी हो जाता है, हमें ज्यादा कुछ रट्टा नहीं मारना, हमें समझना है चीजों को। सो सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं ठीक से, आप फिर से इसको रिवाइज करते रहिए ताकि आप एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व कर पाएं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं ये चैप्टर। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।